हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम कोचिंग क्लासेस। आपका इस करंट अफेयर्स की सीरीज में स्वागत है। इसमें हम वीकली एक किसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से संबंधित है, जिस पर इजराइल पर हमास ने जो आक्रमण किया है उसकी प्रतिक्रिया में इजराइल ने भी हमास के कई सारे सैन्य अड्डे ध्वस्त किए हैं। उसी चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या है आखिर ये विवाद, इजराइल फिलिस्तीन विवाद, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका करंट क्या है, अपडेशन क्या है, इंडिया का क्या रुख होना चाहिए, इन सारे पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसी लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ जरूरी जानकारी देना चाहते हैं आपको। हमारे LT से संबंधित नए बैचेस शुरू हो रहे हैं और उससे संबंधित जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7830395816। तो चलिए फिर इसी के साथ अपना लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पूरे वर्ल्ड मैप पर इजराइल की लोकेशन क्या है। तो ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया। इसके बगल में आता है ये अरेबियन सी। तो अरेबियन सी से अगर हम उत्तर पश्चिम की ओर चलें तो सऊदी अरब के बाद इसको जूम करने पर हमको ये मिलेगा इजराइल की लोकेशन। ये इसको हम अगर दूसरे मैप में देखना चाहें तो ये सऊदी अरब के बाद इधर आ गया इजराइल। ये इधर जो रेड सर्किल क्या है ये इजराइल है। और अगर इसको थोड़ा सा और जूम करके देखा जाए तो ये अगले मैप में आता है यहाँ पर इजराइल। ये आ गया इधर इजराइल। इधर ऊपर इसके लेबनान है, इधर उत्तर पूर्व में इसके इजराइल है, पश्चिम में जॉर्डन है और ये वाला जो हिस्सा है ये मिस्र है और इसके दक्षिण में हम कह सकते हैं अरब है, सऊदी अरब। और ये इसकी जूमिंग करने पर और ज़्यादा इमेज क्लियर हो रही है, जिसमें जो इजराइल वाला एरिया है इसी के साथ इसी के मध्य में लगभग जो हमने रेड सर्किल किया है इसका नाम है वेस्ट बैंक। ये भी काफ़ी ज़्यादा इजराइल और फिलिस्तीन में डिस्प्यूट रहता है इसके बीच में। और जो ये गाजा स्ट्रिप है या गाजा पट्टी बोलते हैं, आजकल ये विवादों में बहुत ज़्यादा है इसी युद्ध की वजह से। और यहाँ पर एक गोलन हाइट्स, ये 3 मेजर स्टेट हैं, मेजर पैलेस हैं जहाँ जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हमेशा विवादित रहते हैं। तो ये आप समझ पा रहे हो इसकी लोकेशन। और अगर हम इस सागर की बात करें तो ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, और इसके दक्षिण में है लाल सागर। इसको आप यहाँ देख सकते हो। ये तो आगे इधर भूमध्य सागर और इधर रहता है रेड सी। तो ये तो होगा इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो इजराइल फिलिस्तीन जो संघर्ष है या इजराइल जो अभी हमास जो विवाद चल रहा है, इसका कारण ये है कि जो हमास है, हमास ने इजराइल के कई क्षेत्रों पर हमला किया है, जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में इजराइल ने हमास वाला क्षेत्र जो गाजा पट्टी है, ये वाला क्षेत्र, इस पर प्रतिक्रिया के रूप में इस पर आक्रमण किया है। इस वजह से ये पूरा क्षेत्र इस समय वर्तमान में पूरा डिस्टर्ब चल रहा है। और अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसका जो विवाद शुरू होता है वो होता है लगभग लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की टाइमिंग से, जिसकी टाइमिंग थी 1914 से 18 तक। तो यहाँ से इसके लगभग हल्के से लक्षण देखे जा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ से हल्की सी शुरुआत हुई है। जो ये हिस्सा यहूदियों के बीच में और जो अदर कंट्रीज़ हैं यहाँ पर इसके बाउंड्री वाले एरिया जो हैं उनके बीच में जो विवाद की स्थिति उस समय से उत्पन्न हुई है। एक्चुअली हुआ क्या था इस समय कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ब्रिटेन ने और ब्रिटेन के जो मित्र राष्ट्र थे इसने टर्की और उसके संबंधित जो मित्र राष्ट्र थे उनको हराकर टर्की पर ब्रिटेन का राज्य स्थापित हो गया था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 1918 तक, तो उस समय हुआ क्या था कि 1917 में ब्रिटेन ने एक बाल्फोर का घोषणा पत्र के माध्यम से घोषणा की थी कि इस युद्ध के बाद यहूदियों के जो अधिकार वाला क्षेत्र होगा उसको एक अलग देश बनाने का परमिशन दी जाएगी यहूदियों के लिए। तो जैसे ही वर्ल्ड वार ख़त्म होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसे ही ख़त्म होता है, उसके बाद ब्रिटेन ने वर्साई की संधि की थी 1919 में और तुर्की को खंडित कर दिया था, जिसके बाद जो तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य था वो भी समाप्त हो गया था। मतलब जो टर्की था उसमें ब्रिटेन का साम्राज्य स्थापित हो गया था। इसके बाद यरूशलेम क्षेत्र में रहने वाले जितने भी यहूदी थे उन्होंने यहूदी राष्ट्र बनाने के लिए यहूदी आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। जैसे ही यहूदी अपने क्षेत्र के लिए, अपने राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन करते हैं, उसी के बाद जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होता है उसके बाद
ब्रिटेन का फोकस पूरा इंडिया की तरफ चले जाता है। इंडिया में इस समय कई सारे आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जिसकी वजह से इंडिया जो ये था ब्रिटेन था, इसका पूरा फोकस इंडिया की तरफ चला जाता है। और लगभग 20 साल बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1939 से, जिसकी टाइम पीरियड थी 1939 से 1945 तक, तो उस युद्ध में, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का जो लीडर था उस समय, हिटलर ने लगभग उस समय यूरोप में मौजूद जितने भी यहूदी थे उसके 1/3 लगभग 50-60 लाख यहूदियों का नरसंहार कर दिया था। तो यहूदी जब उस समय खतरा महसूस कर रहे थे यूरोप में हिटलर के इस एक्शन के बाद, तो वो वापस अपने फिलिस्तीन वाले एरिया की ओर लौटने लगे थे। एक तरफ यहूदी अपने वापस फिलिस्तीन की तरफ लौटने लगे और दूसरी तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ही ब्रिटेन का समूह जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था वो विजयी रहा, लेकिन इस समय तक ब्रिटेन की कंडीशन जो थी वो पूरे वर्ल्ड के लेवल पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। और इस समय ब्रिटेन के जो कई सारे उपनिवेश देश थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे थे। इसकी वजह से हुआ यह था कि ब्रिटेन फिलिस्तीन में यहूदियों द्वारा अलग देश के गठन एवं यरूशलेम को उसकी राजधानी बनाने की योजना को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान नहीं कर पाया था। जैसे ही 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसी के बाद यहाँ पर यूएन की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसी के बाद क्या हुआ कि 1947 में यूएन के द्वारा जो फिलिस्तीन वाला एरिया था, ये जो वर्तमान में इजराइल वाला एरिया है, इसको दो भागों में बांट दिया गया था। एक क्षेत्र था फिलिस्तीन को यहूदियों और मुसलमानों में विभाजित कर दिया गया था इस एरिया को यूएन के द्वारा। और इसमें एक सिटी है जिसका नाम है यरूशलेम, जो यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों ही धर्मों के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल सिटी है, काफ़ी ज़्यादा धार्मिक सिटी है वो। तो यूएन ने इसको, इसमें विवाद ना हो इस वजह से यूएन ने इसको अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया था। तो यरूशलेम ऐसी सिटी थी जिस पर ना इजराइल का कंट्रोल था और ना ही वहाँ पर मुस्लिमों का कंट्रोल था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सिटी के रूप में घोषित कर दिया गया था और इस पे जो कंट्रोल था वो यूएन का था। उसी के बाद इस मुद्दे पर असली विवाद तब बनता है जब इस योजना को, जो दो राष्ट्र वाली योजना थी यूएन की, इस योजना को मुसलमानों ने स्वीकार नहीं किया था। दरअसल बंटवारे के बाद फिलिस्तीन को ज़मीन का आधे से भी कम हिस्सा मिला था, जबकि बंटवारे से पहले करीब उसका लगभग 90% हिस्सा मुसलमानों के अधिकार में था। लेकिन यहूदियों ने अपनी इस योजना को एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि उनकी पहले ज़मीन कम थी, तो इस बंटवारे के बाद उनको उनका जो क्षेत्रफल था वो बढ़ा दिया गया था। इसलिए यहूदी इसके सपोर्ट में थे और जो मुस्लिम कंट्रीज़ थी, जो मुस्लिम समुदाय था, वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट था। इसी दौरान बढ़ते तनाव तथा शांति स्थापित करने में विफल रहने के कारण ब्रिटेन ने स्वयं को इस क्षेत्र से अलग कर दिया था। इसके बाद 1948 में यहूदियों ने इज़राइल नामक नए देश का गठन किया और इस समय तक इसको मान्यता नहीं मिली थी, 1948 तक। तो इज़राइल के गठन के बाद ही अरब के कुछ देश जैसे सीरिया, लीबिया, सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक ने इज़राइल पर अटैक कर दिया था। और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इसमें जो अरब देश थे इनकी हार हुई थी और इसको लगभग 1 वर्ष बाद यूएन के हस्तक्षेप के द्वारा इस युद्ध पर विराम लगाया गया था। ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद यूएन ने 1949 को अमेरिका के सहयोग से इज़राइल को एक देश की मान्यता प्रदान कर दी थी। लेकिन जो अरब कंट्रीज़ थी, ये इस मामले को यहीं शांत नहीं करती हैं और 1967 में पुनः जितनी भी अरब कंट्री थी, ये पुनः इज़राइल पर अटैक करती हैं और उसमें लगभग 1 वीक में जितनी भी अरब कंट्री ने इज़राइल पर अटैक किया था, इज़राइल इन सभी को परास्त कर देता है और यहीं से ये तनाव लगातार गहराता जाता है। बात करते हैं हमास की, तो हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य फ़िलिस्तीन की मांग करना है। फ़िलिस्तीन को जो यहूदियों से स्वतंत्र कराना है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और ये एक ऐसा संगठन है जो सशस्त्र विद्रोही के रूप में कार्य करता है। समय के साथ इसको आतंकवादी संगठन की प्रकृति के रूप में स्थापित कर, मतलब ये शामिल हो गया है। इस तरीके से इसका जो एक्टिविटीज़ रही हैं वो आतंकवादी ग्रुप की तरह रही हैं। एक्चुअली हुआ यह था इस बार के युद्ध में कि इसने इज़राइल के जो रिहायशी एरिया था, जो जहाँ पर आम जनता रहती थी, उस पर अटैक कर दिया था। और ये अपना पक्ष इस तरह से रखता है कि जो इज़राइल है, इज़राइल का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो वो उसको लगभग 4 से 5 साल तक आर्मी की ट्रेनिंग देता है।
जिसकी वजह से ये माना जाता है कि इस हमास का जो पक्ष था कि वहाँ का प्रत्येक नागरिक सैनिक है, और अगर प्रत्येक नागरिक सैनिक है तो वहाँ पर जो अटैक किया गया है वो सेना पे किया गया है, ना कि वहाँ के नागरिक पे किया गया है। ये पक्ष रखा है हमास ने। लेकिन वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्रीज़ को आतंकवादी संगठन मानती है। इसका अगर मूल नाम की बात करें तो इसका मूल नाम है हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया, और इसका उद्देश्य है इजरायली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करना और स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना करना। इसका जो अधिक प्रभाव वाला क्षेत्र है वो इजराइल का जो पड़ोसी क्षेत्र था, गाजा स्ट्रिप, वहाँ पर ये ज़्यादा प्रभावी रूप से कार्य करता है। हम इस विवाद में इंडिया का पक्ष देखें तो इजराइल के साथ मजबूत कूटनीतिक संबंध होने के साथ भारत प्रारंभ से ही फिलिस्तीन वाले क्षेत्र का या वहाँ के जो समुदाय रहने वाले लोग हैं उनका पक्ष धर रहा है। तो भारत इस समय खुलकर ना तो इजराइल का साथ दे सकता है और ना ही फिलिस्तीन का साथ दे सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस संदर्भ में अपने भाषण में कहा था कि जो 21वीं सदी है ये मानव कल्याण के लिए सदी है। इसमें वार जैसी घटनाओं पर से देशों को पीछे हटना चाहिए, और भारत द्वारा इस दृष्टिकोण को अपनाए जाने का कारण, एक प्रमुख कारण ये भी है कि भारत में यहूदी धर्म के अनुयायी की संख्या बहुत कम है, और अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो लगभग 14% से ज़्यादा है। भारत ने विगत वर्षों में यरूशलेम के मुद्दे पर अपनी कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया है और कभी भी मुखरित तौर पर अपना कोई स्पष्ट मत प्रस्तुत करने से स्वयं को बचाता रहा है। तो ऐसे कई सारे रीज़न हैं कि जिसकी वजह से हम खुलकर ना तो इजराइल का ही समर्थन कर सकते हैं और ना ही हम फिलिस्तीनियों का समर्थन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पूरी एक रिसर्च थी उसके अकॉर्डिंग हम जितनी इन्फॉर्मेशन थी हमने आपको तक पहुंचाई है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक इट।